चलिए भाई, नमस्कार। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून, कैसे हो भाई? साउंड वीडियो क्या आपको सब ठीक ठाक आ रही है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर सूचना दें। नमस्कार बेटा। और आप सबके क्या हाल हैं? आइए भैया, जल्दी से आइए सारे बच्चे फटाफट। सब बढ़िया। हम्म। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो भाई, कल हमने बोला था आपसे, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया था। आज तो नहीं, कल कल 28 तारीख है ना? याद है ना बेटा? कल 28 तारीख है। और 28 तारीख में क्या होगा कल? टेस्ट। कल टेस्ट होगा। पहले से अपडेट करता हूँ भैया, कहीं भूल जाओ। ये मैंने भैया आपको याद दिला दिया अभी से ही। ठीक है, तो कल टेस्ट है। आज नहीं, कल। बेटा यही होगा लाइव क्लास में टेस्ट। तुम्हारी सारी पोल यहीं खुलेगी लाइव में। हाँ, ये नहीं कि तुम कहीं पे भी टेस्ट दे दोगे, बताओगे नहीं मुझे। यहीं पोल खोलेंगे, यहीं सबके सामने। क्या टेस्ट का डेट नहीं बढ़ेगा? लाइव टेस्ट होगा। चलो, आज की कहानी को फिर स्टार्ट करते हैं। कल हमने आपके साथ एक टॉपिक को शुरू करा था जिसका नाम था वित्त बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। याद है? और उसमें मैंने मुद्रा बाजार के बारे में बातचीत बताई थी, मनी मार्केट को लेकर बातचीत करी थी, काफ़ी कुछ चीज़ हमने बताया था, है ना? तो जल्दी से एक बार याद कर देख लेते हैं क्या क्या पढ़ लिया था और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने इससे पहले ये सब बताया था, मुद्रा बाजार क्या होता है ना? पूंजी बाजार क्या होता है, ये मैंने बताया था। सेबी इनके पापा हैं। और इसी को लेकर हम चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे थे, है ना? आओ यहीं से आ जाओ फिर। और मुद्रा बाजार के उपकरणों को लेकर हम बातचीत कर रहे थे आप सबके साथ मिलकर। क्या होते हैं मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट, जिसमें मैंने आपको कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी बताया था। और आज बोला था, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही प्यारा सा हेडिंग जिसका नाम है टी बिल। क्या बोला था? टी बिल। हाँ, इंटरबैंक मार्केट पढ़ रहे थे, हो गया था वो इंटरबैंक वाला। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, उससे संबंधित है टी बिल। ट्रेजरी बिल। टी बिल का मतलब होता है बच्चों ट्रेजरी बिल। ये क्या होता है? देखिए भाई, बच्चों आपने देखा कि इंटरबैंक मार्केट में क्या था, कि जब हमारे बैंकों को पैसे की ज़रूरत थी, तो अपनी पैसों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कहाँ गए थे? वो हमारे कॉल मनी में गए थे, नोटिस मनी में गए थे, है ना? और वहाँ पे उन्होंने लेन देन करा और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लिया। तो उसे क्या बोलते हैं? इंटरबैंक मार्केट बोलते हैं। अब तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी पैसे की ज़रूरतों के पूरा करने के लिए बच्चों क्या होगा, है ना? वहाँ पे भी हमारा क्या किया जाएगा? पैसे का लेन देन किया जाएगा, है ना? अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कौन होगा, किसको चाहिए पैसा? तो ध्यान सुनना बच्चों, जब भी हमारे देश में भारत सरकार को पैसे की जरूरत होती है, किसको? भारत सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसको जब पैसे की जरूरत होगी, तो वो अपने थोड़े समय की पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? वो हमारे मुद्रा बाजार में आते हैं और इसकी सहायता से, टी बिल की सहायता से लेन देन करके अपनी जरूरतों को पूरा कर लेते हैं। क्लियर? तो टी बिल का यूज कौन करता है बच्चों? याद रखेंगे, भारत सरकार। मतलब ये है कि जब हमारे भारत सरकार को पैसे की ज़रूरत होती है बच्चों, तो उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है? एक कागज़ का टुकड़ा निकालती है। एक कागज़ का टुकड़ा निकालती है। उसी कागज़ के टुकड़े को बोलते हैं हम आसान भाषा में टी बिल। बच्चों देखो, नाम ही बता रहा है, बिल। बिल माने कागज़ का टुकड़ा, है ना? तो ये कागज़ का पेपर है, ऐसे समझ लो। एक कागज़ का टुकड़ा है, ऐसे करके कागज़ का टुकड़ा है। जैसे स्टाम्प पेपर होता है वैसे समझ लो, है ना? क्लियर है? जैसे स्टाम्प पेपर होता है बच्चों, वैसे ही होता है ये भी, जिस पे ऊपर लिखा होगा भारत सरकार ना। उस तरीके से कागज का टुकड़ा लाएगी, इसे बेचेगी, बाचेगी, इससे पैसे इकट्ठा करेगी और हमारी जरूरतों को पूरा कर लेगी। खत्म।
ये होता है टी बिल की कहानी, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि टी बिल किसकी जरूरतों को पूरा करता है, भारत सरकार, है ना, याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट। कभी कभी ऑप्शन में राज्य सरकार लिख देता है, तो राज्य सरकार नहीं होता, गलत आंसर हो जाएगा, है ना, हमेशा भारत सरकार। क्लियर। आइए केंद्र सरकार कह दो, भारत सरकार, यह कौन लाता है, यह है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, या भारत सरकार भी कह सकते हो, बात तो वही है, भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। जारी किया जाता है। तो जब भी भारत सरकार को थोड़े समय की पैसे की जरूरत होती है बेटा, तो वो एक कागज का टुकड़ा लाती है जिसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल या टी बिल। और बेचेगा कौन है बच्चों, इसे बेचने का काम आरबीआई का है। मतलब ऐसा समझिए कि सरकार को पैसा चाहिए, सरकार को पैसा चाहिए, है ना। तो सरकार क्या करती है, कागज का टुकड़ा निकालती है और आरबीआई को देती है, लो भैया आरबीआई, इसे बेचा बाची करो और पैसा लेके आओ बाजार से। तो बेचता आरबीआई है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि टी बिल क्या है, एक तरीके से आरबीआई ला रहा है बाजार में, लेकिन किसके कहने पर ला रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहने पर, है ना। बात तो वही है भाई, बाजार में कौन लाया, आरबीआई, लेकिन किसके कहने पर लाया, भाई सरकार के कहने पर लाया, अपने मन से तो नहीं लाया ना, है ना। तो हम उसे वैसे भी कह सकते हैं, अगर एक लाइन में लिखेंगे वो बता दूंगा। यह है, मैं अभी अलग अलग बता रहा हूँ जिससे कि आपको सारी बातें क्लियर हो जाएं। आरबीआई द्वारा बेचा जाता है, तो बेचने का काम करता है बच्चों भारतीय रिजर्व बैंक, है ना। और इसी दोनों बातों को अगर आप चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं, अगर इन दोनों बातों को पेपर में ऑप्शन कैसे आता है बता रहा हूँ ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये, क्योंकि पेपर में ऑप्शन ऐसे पूछता है कि टी बिल कौन जारी करता है, तो पेपर में ऑप्शन ऐसे आता है आरबीआई, किसके कहने पर, भाई किसके कहने पर लाता है बाजार में आरबीआई, भारत सरकार के या केंद्र सरकार के, या केंद्र सरकार की तरफ से लिख देते हैं ना, केंद्र सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार की तरफ से का मतलब समझ में आ गया कि लाया है आरबीआई, लेकिन किसकी तरफ से लाया है, भारत सरकार की तरफ से। अरे हाँ है ना, जल्दी बोलो, यस और नो। या इसे इंग्लिश में बोलेंगे तो ऐसे लिख देते हैं, आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों बातों में लिख दिया मैंने, ये भी याद रखेंगे। कुछ भी कह दो, बात तो एक ही है, मतलब सरकार के कहने पर आरबीआई बाजार में लाता है। क्लियर है। तो पहले मुझे इतनी बात बताओ सारे बच्चे, क्या इतना पॉइंट क्लियर है। मतलब एक सिंपल सा फंडा है कि जब सरकार को पैसे की ज़रूरत है तो सरकार हमारा क्या करती है, कागज़ का टुकड़ा लाती है, उस कागज़ के टुकड़े को लाके आरबीआई को देती है। अब आरबीआई भाई साहब की जिम्मेदारी है, क्या करना है, उसे बेचना है, बाचना है, और बेच बाच के पैसा इकट्ठा करके भारत सरकार को देना है, खेल खत्म, इतनी सी बात है। मतलब बेचा बाची का काम भारत आरबीआई करेगा, है ना, बेचा बाची का काम आरबीआई करेगा, और जारी कौन करेगी, टी बिल हमारी भारत सरकार। कब, जब उसे पैसे की जरूरत होगी, भाई पैसे की जरूरत पूरी करनी है यहाँ पे, और क्या कर रहे हैं, यहाँ रिश्तेदारी थोड़ी निभा रहे हो भाई, कल ही बताया था तो मैंने आपको, है ना। यहाँ पे जो भी होता है पैसे की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न ये है कि सर ये जो टी बिल है, ये कागज का जो टुकड़ा है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है इसका मिनिमम अमाउंट क्या होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसकी न्यूनतम राशि क्या है, मतलब कितने रुपए तक का ला सकती है सरकार। तो याद रखना बच्चों, इसका एक न्यूनतम राशि है, वो बहुत ही शानदार है, क्या, मिनिमम अमाउंट, न्यूनतम राशि। याद रखना ये बहुत आता है क्वेश्चन में, 25,000 रुपये ओनली, मात्र 25,000, सिर्फ 25,000। यानी कि सरकार 25,000 रुपये से कम का टी बिल नहीं ला सकती। हाँ, सरकार 25,000 रुपये से कम का टी बिल जारी नहीं कर सकती। क्लियर है, जल्दी बोलो हाँ है ना, आगे बात समझ में। इससे ऊपर ला सकती है, 50,000 का ला सकती है, 75,000 का ला सकती है, 1 लाख का ला सकती है। याद रखना एक बात और, इससे ऊपर भी लाएगी तो 25,000 के मल्टीपल में लाएगी। मल्टीपल का मतलब समझ रहे हो, एक ऐसा नंबर जो 25,000 से पूरा पूरा कट जाए, जैसे 1 लाख हो गया, 50,000 हो गया, 75,000 हो गया, है ना, ऐसे नंबर के रूप में लाएगी जो 25,000 से पूरा विभाजित हो जाए, कट जाए, उसे बोलते हैं मल्टीपल। क्लियर। चलिए, अब एक क्वेश्चन आपके मन में शायद आ रहा होगा, वैसे पेपर में पूछता नहीं है लेकिन आ रहा होगा, बताते हैं कि सर जी खरीदेगा कौन। अरे भाई सिंपल सी बात है, आप भी खरीद सकते हैं, मैं भी खरीद सकता हूँ,
है ना। आप भी खरीद सकते हैं, मैं भी खरीद सकता हूँ, बैंक भी खरीद सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी भी खरीद सकती हैं, अन्य अन्य वित्तीय संस्थान भी खरीद सकते हैं। जिसके पास है, जिसके पास पैसा है, वो इसमें पैसा लगा सकता है। क्लियर है? जल्दी बोलो हाँ या ना। आगे बात समझ में? तो मतलब हम और आप इसमें क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब एक क्वेश्चन ये भी होगा कि सर इसका मैक्सिमम लिमिट क्या है। तो मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं है, वो सरकार की जरूरत है। भाई सरकार को जितने रुपए की जरूरत होगी उतने रुपए का टी बिल निकाल देगी। अरे हाँ है ना। तो सरकार को जितने रुपए की जरूरत होगी, सरकार उतने रुपए का टी बिल निकाल देगी। अब मान लो सरकार को 50,000 करोड़ की चाहिए, 50 करोड़ की जरूरत है तो 50,000 करोड़ का निकाल देगी। 20 करोड़ की जरूरत है, 20 करोड़ को निकाल देगी। 100 करोड़ की जरूरत है, 100 करोड़ को निकाल देगी। वो सरकार के ऊपर है, अपनी जरूरत के हिसाब से। क्लियर है? उसके हिसाब से इसको बाजार में जारी किया जाता है। क्लियर? आगे बात समझ में? चलिए, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा घुसने की जरूरत है नहीं, थोड़ा थोड़ा आपको मोटा मोटा पता होना जरूरी है ना, क्योंकि पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। ज़्यादा घुसोगे तो बहुत ज़्यादा लंबा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, काफ़ी टाइम बर्बाद हो जाएगा फिर आपका, है ना। बस इतना याद रखो, जारी कौन करेगा? भारत सरकार। बेचेगा आरबीआई। इसकी न्यूनतम राशि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी 25,000 है ना। इसमें अगर पैसा लगाने की बात बोलें तो इसको बैंक, वित्तीय संस्थान, कोई भी व्यक्ति, या कोई भी व्यक्ति, अब भैया कोई भी व्यक्ति वही होगा जिसका पैसा होगा, है ना। एनी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति द्वारा क्या किया जा सकता है? खरीदा जा सकता है। सारा खेल पैसे का ही तो है, खरीदा जा सकता है। तो ये दो चार बातें आपको ध्यान रखनी है। एक बात और याद रखना, हाँ एक छोटी सी बात और है, इसके ना 3 प्रकार होते हैं, इसके प्रकार होते हैं। ये 3 प्रकार का होता है, कभी कभी पूछ लेता है कि टीबिल कितने प्रकार का होता है बच्चों? 3 प्रकार का। और एक बात और याद रखना कि भारत में टीबिल को पहली बार लाया कब गया? तो इसे 1917 में लाया गया था। 1917 पेपर में आता है कि टीबिल कब आया, क्या है वो क्वेश्चन है। टेबल 1917 में आया था, 1917 में इसे लाया गया था, है ना। और इसका जो प्रकार है वो 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से बताता हूँ, 3 प्रकार हैं इसके। बच्चों ये जो 3 प्रकार होते हैं ना, वो इसके मैच्योरिटी पीरियड के अनुसार होते हैं। मैच्योरिटी पीरियड का मतलब होता है कि कब इसकी मैच्योरिटी होगी, है ना, कब इसको आपको वापस करना होगा। क्लियर है? चलिए, तो ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा बताते हैं। एक होता है 91 दिनों का, 91 डेज, 91 दिन। एक इसका डबल कर दो, 182 दिन। एक इसका भी डबल कर दो, 364 दिन। बस ये है भाई। एक साल से कम ही होगा ना, पढ़ाया था आपको। मुद्रा बाजार में एक साल से ऊपर जा ही नहीं सकते, है ना। क्लियर है? चलिए, तो ये आपको थोड़ा सा दो चार बातें हैं, ये आपको जरूर ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट क्या है सबसे ज़्यादा पेपर में आने वाला क्वेश्चन, एक तो ये है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से ये आता है। इसे जारी कौन करता है? आरबीआई, लेकिन किसके कहने पर? भारत सरकार के कहने पर। और एक सबसे ज़्यादा ये आता है, इसकी न्यूनतम राशि, कई बार पूछता है इसकी न्यूनतम राशि बताओ। और एक ये आता है कि इसे पहली बार हमारे भारत में कब लाया गया। ये चीज़ें कभी कभी डायरेक्टली पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो जल्दी बताओ पहले मुझे, क्या ये पॉइंट क्लियर हो गए हैं? फटाफट बताइए, क्लियर हैं? अब जैसे बच्चों टीबिल है, ये सरकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए बना है ना। इसे बेचेगा बाचेगी, पूरा बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है इसका, है ना। बेचा बाची होगी, फिर उससे पैसा मिलेगा, आरबीआई पैसा सरकार को देगा, है ना। इस तरीके से सरकार की जरूरतें पूरा हो जाती हैं। ठीक, वैसे ही एक इंस्ट्रूमेंट और लिखा था मैंने कल, उसकी भी मोटी मोटी बातें पढ़नी है हमें। सीडी, कुछ याद है पढ़ाया था सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। यहाँ से भी कभी 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 यहाँ से बहुत कम आता है क्वेश्चन, लेकिन बाई चांस मान लो आ गया तो जो आ सकता है वही बता रहा हूँ मैं। है ही वही इंपॉर्टेंट इसमें, और कुछ है ही नहीं इंपॉर्टेंट। हिंदी में कहते हैं इसे जमा पत्र। पहला क्वेश्चन तो ये है, किसकी जरूरतों को पूरा करेगा। तो बच्चों याद रखना, ये भी हमारी बैंकों की और वित्तीय संस्थान जैसे नाबार्ड हुए, सिडबी हुए, इनकी जरूरतों को पूरा करता है ना। कौन जारी करता है इन्हें? इन्हें या इसे बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। वित्तीय संस्थान द्वारा जारी किया जाता है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मतलब ये बैंकों की और वित्तीय संस्थानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए है। मतलब हमारी जब भी बैंकों को पैसे की जरूरत है तो उनके पास एक तरीका और है। एक तो वो था इंटरबैंक मार्केट वाला जो पढ़ा था कल, एक ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है।
अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछेगा, इसकी न्यूनतम राशि बताओ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है बच्चों, यहाँ पे इनके अमाउंट, मिनिमम अमाउंट, न्यूनतम राशि, ये सबसे ज़्यादा पूछता है। अभी हमने पढ़ा था, देखो क्या था, इसका पढ़ा था 25,000 रुपये। अरे हाँ है ना, यहाँ पे क्या था 25,000 रुपये। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसकी न्यूनतम राशि है 5 लाख रुपये। ये 5 लाख से कम का जारी नहीं हो सकता। इसकी बच्चों एक टाइम भी होता है, मिनिमम और मैक्सिमम टाइम, न्यूनतम समय और अधिकतम समय। मतलब इसको जो हमारा बैंक निकालेगा तो उसकी एक समय सीमा भी है। समय सीमा भी लिख देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, समय सीमा कम से कम 7 दिन और अधिक से अधिक 364 दिन। मतलब जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट निकालता है बैंक कोई या कोई वित्तीय संस्थान, तो 7 दिन से लेकर 364 के बीच में ही निकाल सकता है, इससे ऊपर के लिए जारी नहीं करेगा। मतलब जैसे मान लो अगर कोई बैंक है, वो सोचे मुझे 6 दिन के लिए पैसे की ज़रूरत है, 6 दिन के लिए पैसा चाहिए, तो 6 दिन का सीडी नहीं निकालेगा। या तो 7 दिन का निकालो या तुम उससे ऊपर का निकालो। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि 2 साल का निकाल देगा, इससे कम का निकालोगे, 364 तक का, मैक्सिमम 364 तक का। क्लियर। तो इसका मिनिमम टाइम है 7 डेज और मैक्सिमम टाइम है 364 डेज। क्लियर हुआ। तो कभी कभी पूछ लेते हैं 2-4 बातें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाले पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये दोनों बात, कौन जारी करता है और इसकी मिनिमम अमाउंट कितना है, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। सेम कॉपी पेस्ट हमारा वो भी है, जो अगला वाला नाम है कमर्शियल पेपर, वाणिज्यिक पत्र। बस थोड़ा सा अंतर है, अब की बार पैसा लेने वाला इंसान बदल जाएगा। सीपी बोलते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में, सीपी, कमर्शियल पेपर, वाणिज्यिक पत्र, वाणिज्यिक पत्र। तो देखो भाई, अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब बैंकों को पैसे की जरूरत थी और वित्तीय संस्थानों को पैसे की जरूरत थी, तो वो कहाँ गए, जल्दी बताओ वो कहाँ गए। वो हमारे उसमें चले गए थे, क्या नाम है इसका, सीडी में चले गए थे, है ना। लेकिन एक बात बताइए, क्या हमारे देश में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको भी तो हो सकती है पैसे की जरूरत, ये सुन लो, कंपनी को भी हो सकती है। तो उनके लिए क्या है, तो उनके लिए बना है ये कौन लाएगा, बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा। जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे रिलायंस है, टाटा है ना, बिरला है, बड़ी बड़ी कंपनी है, वो भी तो पैसे की जरूरत हो सकती है थोड़े समय के लिए। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा जारी किया जाता है, ये उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है, बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा जारी होता है। मेन दो ही तीन बातें हैं इसमें। न्यूनतम राशि बहुत आती है, वो सेम है, आपका काम बहुत आसान हो गया। उसकी भी सेम थी 5 लाख, इसकी भी सेम है 5 लाख, सेम बिल्कुल, समय भी सेम है, मिनिमम अमाउंट 5 लाख ही है, बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट। और समय अवधि भी सेम है, समय सीमा भी वही सेम है जो मैंने बताया था, टाइम मिनिमम 7 डेज और अधिक से अधिक कितना बच्चों, 7 दिन से लेकर 364 दिन, सब कुछ सेम है। बस एक चीज़ बदल गई, यहाँ पैसा चाहिए था बैंकों को और वित्तीय संस्थान को, यहाँ पे पैसा किसको चाहिए, कंपनियों को। क्लियर है, इतना सा अंतर है जो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जल्दी बताओ फटाफट, क्या ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए हैं, यस और नो, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर हम आगे बढ़ें। मनी मार्केट में सारी बातें मैंने आपको बता दी, कल बताया था मैंने, ये सब के सब जरूरी हैं। इसमें सबसे ज़्यादा टी बिल वाला इंपॉर्टेंट, जो मैंने बताया क्या क्या क्वेश्चन आता है यहाँ से, है ना, ये थोड़ा सा आप जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि टी बिल वाला क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारी कहानी क्लियर है तो हम दोस्ती करने जा रहे हैं किससे बच्चों, किससे दोस्ती करने जा रहे हैं बताओ, पूंजी बाजार में, कैपिटल मार्केट। और कैपिटल मार्केट में वैसे तो मैंने आपको सारी बातें बता दी थी, है ना, कि कैपिटल मार्केट हमारा लंबे समय के लिए होता है, और इसके पापा कौन है बच्चों, सेबी। तो कैपिटल मार्केट में सबसे पहले सेबी से दोस्ती कर लो, आओ सेबी से दोस्ती कर लो, सबसे पहले सेबी ही मित्र है कैपिटल मार्केट का, क्योंकि भाई मनी मार्केट के पापा आरबीआई तो पढ़ चुके थे हम। ये सेबी क्या है, तो सबसे पहले तो बच्चों इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। जल्दी बताओ फुल फॉर्म क्या है कमेंट बॉक्स में। तो इसका पूरा नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी।
अब ये बना कब भैया? आओ इसकी स्थापना से दोस्ती करते हैं। तो बच्चों हमारे देश में सेबी को भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था 1988। ध्यान समझना, इसके क्वेश्चन अच्छे अच्छे आते हैं। 1988 तो हुआ क्या, सन 1988 में हमारे देश में भारत सरकार के द्वारा कैपिटल मार्केट को, पूंजी बाजार को, या शेयर बाजार भी कह सकते हो क्योंकि शेयर बाजार वगैरह मैंने कल बताया था ना, इसी के अंदर आता है, इन सभी को नियंत्रित करने के लिए सेबी को बनाया। ठीक है, अब सुना ध्यान से। 1988 में इसको बनाया गया था, लेकिन बच्चों याद रखना जब ये बना था उस समय तो ये गैर वैधानिक संस्था था। कैसी संस्था था? गैर वैधानिक, मतलब इसे विधि के तहत नहीं बनाया गया था। एक कैसी संस्था के रूप में काम कर रहा था? गैर वैधानिक संस्था के रूप में काम कर रहा था। और इसी समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार ने क्या करा, 1992 में हमारे देश में एक कानून पास किया जिसे बोला गया सेबी एक्ट। पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछता है, सेबी एक्ट कब आया? 1992। और सेबी एक्ट के द्वारा भारत सरकार के द्वारा इसे वैधानिक शक्तियां दी गई। मतलब वैधानिक शक्तियों का मतलब ये हो गया कि अब इसे एक पावर दे दी गई, अब ये निर्णय ले सकता था। पहले बच्चों इसे निर्णय लेने के लिए बार बार सरकार पर निर्भर रहना पड़ता था। तो पहले तो एक तरीके से कठपुतली की तरह काम कर रहा था, लेकिन जब इसके पास वैधानिक शक्तियां आ गई तो अब ये इतना ताकतवर हो गया कि पूंजी बाजार से संबंधित सारे निर्णय खुद ले सकता था। और याद रखना, इसका निर्णय ही क्या होता था? पूंजी बाजार संबंधित इसका जो भी निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा, फाइनल डिसीजन। और अगर किसी व्यक्ति को, कंपनी को कोई दिक्कत है तो वो कहाँ जाएगा? चलो फिर कोर्ट में मिलते हैं, खत्म कहानी। हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और वहीं पर ही जाके फिर केस वेस चलेगा, वहां पे सारी बातें होंगी। मतलब इसका डिसीजन इज द फाइनल डिसीजन हो गया था, है ना। चलो अब ये क्या कहलाती हैं? वैधानिक शक्तियां। तो पेपर में पूछ लेगा कि सेबी को वैधानिक शक्तियां कब मिली? आता है क्वेश्चन ये, सेबी को वैधानिक शक्तियां कब मिली? 1992 में मिली थी। क्लियर? 1992 में मिली थी। सेबी की स्थापना कब हुई? 1988। लेकिन याद रखना, गैर वैधानिक संस्था के तौर पर। और वैधानिक संस्था के तौर पर कब बना? 1992 बना था। सेबी एक्ट 1992 के द्वारा। कहाँ बना? ये तो आपको पता होगा। मुख्यालय बताओ जल्दी से। मुख्यालय तो एक ही है भैया, जो भारत की वित्तीय राजधानी है, मुंबई। भारत की फाइनेंशियल कैपिटल, वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई कहते हैं, वहीं इसका हेड ऑफिस है ना। चलो अब जल्दी से ये मुझे बताओ, इसके वर्तमान में हेड कौन है, कर्ता धर्ता कौन है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है सेबी के? ये आपको बताना है। करंट अफेयर्स पढ़ रहे होगे आप, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। और कार्य तो पता ही है बच्चों, पूंजी बाजार को नियंत्रित करता है। ये पूरा क्या काम करता है? कैपिटल मार्केट के पापा जी हैं ये, पूंजी बाजार का हेड है, पूंजी बाजार को नियंत्रित करता है। जल्दी से लिखो कमेंट बॉक्स में, सेबी के वर्तमान के अध्यक्ष कौन? फटाफट बताओ। हम्म, जल्दी बोलो। वेरी गुड। सारे बच्चे लिखो कमेंट बॉक्स में। भाई इसका जवाब तो आपको देना चाहिए ना, मुझसे थोड़ी उम्मीद रखोगे। ये करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, अखबार में, टीवी में, न्यूज़ में, हर जगह खबरें पढ़ते हो, कहीं से ही पढ़ो भाई, तुम्हें याद होना चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सेबी के अध्यक्ष कौन है। जल्दी बताओ सारे बच्चे। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पांडे जी, पंडित जी को याद करो, आगे बढ़ो। तुहिन कांत पांडे। कौन है? तुहिन कांत पांडे। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ सकता है वैसे पेपर में। अगर मान लो पूछ ले, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आज तक बच्चों सेबी के इतिहास में आज तक केवल एक ही महिला है जो उसके अध्यक्ष बनी है। और एक बात और बता रहा हूँ, वो इनसे पहले थी। तो हो सकता है आ जाए क्वेश्चन। बताओ पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ पे लिख देता हूँ नोट करके, पता होना चाहिए। बाई चांस मान लो पेपर में इनको ना पूछ के इनको पूछ लिया तो यार पता होना चाहिए ना। जल्दी बताओ फटाफट फटाफट, क्या नाम है इनका? सेबी की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? पहली और आखिरी अभी तो एक ही हैं। हाँ वेरी गुड, माधवी, माधवी पुरी बुच। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। माधवी जी, माधवी जी को याद करो, आगे बढ़ जाओ। माधवी पुरी बुच, ये इनसे ही पहले थी, याद रखना। ये इनसे पहले थी, किनसे? तुहिन खान से पहले।
इनके बाद ही हमारे तुहिन बाबूजी आए हैं। फिलहाल ये आपको ध्यान रखना है ना। तो ये कुछ सेबी से संबंधित कुछ मुख्य मुख्य बातें हैं जो आपको पता होनी जरूरी हैं। डायरेक्ट यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनता है। क्लियर? आइए अब हम पढ़ने जा रहे हैं पूंजी बाजार के उपकरणों को लेकर। तो बच्चों देखो, पूंजी बाजार में मैंने उपकरणों में आपको सबसे पहले एक बात बताई थी कि पूंजी बाजार में हमारा शेयर आता है, डिबेंचर आता है, बॉन्ड वगैरह भी आता है। ये सब शेयर बाजार में इसमें आता है, कैपिटल मार्केट में, है ना। तो चलो एक एक करके थोड़ी थोड़ी दोस्ती करते हैं। तो पहले जानेंगे शेयर क्या है। बच्चों शेयर बाजार का नाम तो सुना ही होगा, आप आए दिन सुनते रहते हो कि मैंने उस कंपनी के शेयर खरीदे, मेरे उस कंपनी के शेयर डूब गए, मुझे उस कंपनी के शेयर लेने हैं, है ना। आते हैं नहीं आते हैं, रोज अखबारों में आप सुनते रहते हो, सुनते रहते हो, सुनते रहते हो, रोज आना सुनते हो। जल्दी बताइए हाँ या ना, सुनते हो नहीं सुनते हो। तो क्वेश्चन ये है कि ये बताइए ये शेयर है क्या। तो बच्चों देखो, सबसे बड़ी बात, शेयर कुछ नहीं है। शेयर एक सीधे सीधे समझो एक कागज का टुकड़ा है, जिसको जब हमारी कंपनियों को लंबे समय के लिए पैसा चाहिए तो वो इस कागज के टुकड़े को बाजार में लाएंगे, फिर बेचेंगे, बेच बाच के पैसा इकट्ठा कर लेंगे, बस खत्म। इतनी सी बात है। तो शेयर क्या है? शेयर एक ऐसा कागज का टुकड़ा है जिसे कंपनी के द्वारा जारी किया जाता है। किस चीज के लिए? अपने पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए, है ना। तो सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा, शेयर कौन जारी करता है? खत्म कहानी, शेयर कंपनी द्वारा जारी किया जाता है ना। तो लिख लो फटाफट, यह है कंपनी द्वारा जारी किया जाता है। यह है कंपनी द्वारा जारी किया जाता है। चलिए, अब क्यों किया जाता है तो पता है ना। अरे पैसे लेने के लिए बाजार से, और क्या, पैसे लेने के लिए। यानी कि जब भी किसी भी कंपनी को लंबे समय के लिए पैसे की जरूरत है तो वो बाजार में क्या लेके आएंगे? एक कागज का टुकड़ा लेके आएंगे। उस कागज के टुकड़े को बोल देंगे हम शेयर। ले भैया, आ गया शेयर। अब कंपनी शेयर बेचेगी, हम और आप लोग पैसा लगाएंगे। जैसे मान लो ये जनता है ना, ये पब्लिक है, जनता है। अब इन्होंने क्या करा, इसमें पैसा लगाया, इसने 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 इसने। तो ये जो जनता पैसा लगा रही है, ये क्या कहलाएंगे? जिनको शेयर मिलेगा वो बन गए हमारे शेयर धारक, यानी कि शेयर होल्डर। चलिए बताओ, है ना, क्लियर है। तो जो लोग पैसा लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो शेयर होल्डर कहलाते हैं, शेयर धारक कहलाते हैं। चलो बच्चों, अब एक बात सोचने की है, हम और आप तो पैसा लगा रहे हैं तो कंपनी को पैसा मिला, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा? हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए, सही बात है। तो क्वेश्चन ये है कि जो कंपनी के शेयर धारक हैं, कंपनी शेयर धारकों को क्या देगी? कुछ तो देगी, तो हम पैसा क्यों लगाएंगे, है ना। ये समझना है। तो याद रखना, अब मैं देखो दो बातें लिख रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंपनी शेयर धारकों को, शेयर धारकों को, शेयर धारक समझ गए, शेयर होल्डर, शेयर धारकों को नंबर फर्स्ट, दो पॉइंट लिखूंगा यहाँ पे, नंबर फर्स्ट। दो चीजें मिलती हैं यहाँ पे, क्या क्या मिलेगा वो बताते हैं। नंबर फर्स्ट, हिस्सेदारी प्रदान करती है। क्या करती है बच्चों? हिस्सेदारी। ऑनरशिप, रिश्तेदारी मत लिख दियो, कहीं पर चला लिख दो रिश्तेदारी, हाँ, वो रिश्तेदारी मत लिख देना। नंबर फर्स्ट बच्चों याद रखेंगे कि जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर में पैसा लगाते हैं तो कंपनी आपको अपना हिस्सेदार मानेगी। क्या करती है? हिस्सेदार मान लेगी। क्लियर है? जल्दी बोलो फटाफट, आया ना। चलिए, मतलब आपको अपना हिस्सेदार मानेगी। हिस्सेदार का मतलब ऐसे पार्टनर मान लो, कंपनी आपको अपना पार्टनर मान लिया। अरे भाई आपने हमारे पैसा लगाया, आप हमारे पार्टनर हैं, कितनी अच्छी बात है ना। चलिए, अब जब पार्टनर का कॉन्सेप्ट है, अब मेरी बात सुनो। अगर कंपनी ने बच्चों लाभ कमाया, तो मान लो कोई कंपनी के शेयर खरीदे, उस कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का लाभ कमाया, तो जल्दी से बताओ क्या आपको सारा का सारा 100 करोड़ दे देगी वो? 100 करोड़ तो नहीं देगी ना। अरे भाई जितनी आपकी हिस्सेदारी है उतना हिस्सा देगी, खत्म। मान लो तुम्हारी इस कंपनी में 0.1% की हिस्सेदारी है, तो आपको इसका 0.1% मिलेगा। सही बात है, क्लियर है। यानी कि जितनी हमारी हिस्सेदारी होगी उस हिस्सेदारी के हिसाब से कंपनी हमें क्या देती है? लाभ का एक छोटा सा अंश देती है, लाभ का एक छोटा सा टुकड़ा देती है, और उसी को बोलते हैं लाभांश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
सीधा क्वेश्चन आता है पेपर में कि शेयर धारकों को कंपनी क्या प्रदान करती है। ऑप्शन ऐसे लिखेगा, ब्याज, लाभ, लाभांश, सभी। तो बच्चे क्या कहते हैं, ब्याज देती है, ब्याज। ब्याज मत कर दियो बेटा, तो नंबर तो आएंगे माइनस में आएंगे। ये शेयर मार्केट की भाषा है। शेयर मार्केट में जो हमारा नाम है वही हमें लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दूसरा चीज क्या मिलता है, लाभांश देती है, डिविडेंड। इंग्लिश में याद करो इसे, लाभांश के चक्कर में पढ़ना, पेपर में डिविडेंड आता है, डिविडेंड देती है। अब तुम कहोगे सर हम तो हिंदी में देंगे, तो देखो पेपर में ऐसे लिखेगा, डेई बेई डेने डे डे। ले बेटा अब बता हिंदी में, हिंदी में आ जा, तू आ जा, हिंदी में ही आ गए लो। तुम लाभांश ढूंढते ढूंढते आंखें तरस जाएंगे तुम्हारी, इसलिए इसे इंग्लिश में याद करो, है ना। याद रखिएगा सारे बच्चे, मैं हटा देता हूँ इससे फिलहाल। डिविडेंड प्रदान करती है। डिविडेंड का मतलब होता है अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। भाई लाभ प्लस अंश, हिंदी में समझो आसान है, लाभ प्लस अंश, लाभ का एक हिस्सा, लाभ का एक हिस्सा देती है। भाई जितना भी आपका लाभ हुआ उसका एक छोटा सा हिस्सा देगी, और कितना हिस्सा देगी, जितनी आपकी हिस्सेदारी है कंपनी में उतना हिस्सा देगी। अरे हाँ, है ना, समझ में आया। तो उसी प्रॉफिट को बोलते हैं यहाँ पे क्या, शेयर में जो हम पैसा लगाते हैं, जो लाभ मिलता है उसे क्या बोलते हैं, उसे लाभांश बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन और भी मन में आ रहा होगा कि सर जी मान लो अगर कंपनी में हमने पैसा लगाया, वो फायदे में ना जाके डूब गई, तो ये बात भी तो सही है। हमेशा अच्छे दिन ही थोड़ी होते हैं जीवन में, बुरे दिन भी तो आते हैं। मान लो लाभ की जगह हानि हो गई, कंपनी डूब गई, तो कॉमन सेंस की बात। अरे हाँ, है ना। भैया जब तुम किसी भी चीज के, अब तुम बताओ मुझे, खुद सोच के बताओ, अगर किसी कंपनी में तुम पार्टनर बन रहे हो, कोई तुम व्यापार शुरू कर रहे हो 5 लोग मिलके, अगर लाभ हुआ तो सबको बटेगा, लेकिन हानि हुई तो भी तो बटेगा, पड़ोसी को बांटोगे वो। ये मोदी जी का नारा, सबका साथ सबका विकास, गया खेल हो गया पानी में गया, यानी कि खेल खत्म, फिनिश। यही कारण है, कहते हैं शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क है, हाई रिस्क मार्केट। अगर कंपनी गई तो तुम भी गए, कंपनी बढ़ेगी तो तुम भी बढ़ोगे, कंपनी डूब गई तो तुम भी डूब गए। जाओ बेटा मौज करो। क्लियर, आगे बात समझ में। तो इसलिए कहा जाता है शेयर बाजार कैसा है, हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हाई रिस्क वाला मार्केट है। कहते नहीं है कि उसका शेयर बाजार में इतने करोड़ रुपए डूब गया, फलान डूब गया, दिमाग डूब गया। अरे वो डूबोगे थोड़ी आया था कहीं, कंपनी डूब गई, वो भी डूब गया बेचारा, क्या करे, उसने क्या करा, है ना, हो गया खेल खत्म। तो ये उच्च जोखिम वाले उपकरण होते हैं। तभी कहते हैं शेयर मार्केट में काफी क्या होता है, जोखिम होता है, हाई रिस्क होता है, उप जोखिम होता है। क्लियर है, जल्दी बोलो हाँ है ना। ये शेयर बाजार ऐसा बाजार है, ऐसा बाजार है जो सड़क पे चलते हुए फकीर को अंबानी बना दे, और अंबानी जैसे को फकीर बना दे। ये ऐसा बाजार है बेटा, समझ रहे हो। हाई रिस्क मार्केट, बहुत तगड़ा रिस्क वाला मार्केट है। कितने कितने लोग ऐसे हैं जो करोड़ों रुपए कमा भी लिए, और कुछ ऐसे भी हैं जो करोड़ों होकर डुबो भी दिए। समझ रहे हो, जल्दी बोलो हाँ है ना, आ गया समझ में। तो ये बताओ शेयर क्या होते हैं, ये पॉइंट क्लियर है, कौन जारी करता है, कंपनी शेयर होल्डर को क्या देती है, इसमें रिस्क कैसा होता है, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क मार्केट होता है। ये बहुत ज़्यादा उच्च जोखिम वाला मार्केट है शेयर बाजार, है ना। चलिए आगे चलें, जल्दी बताओ सारे बच्चे, आगे चलें, चलो आगे आइए। देखो भाई देखो भाई, जब सरकार कह रहा हूँ सॉरी, जब कंपनी को पैसे की जरूरत थी तो कंपनी बाजार में शेयर लाती है, और शेयर को बेच बाच के पैसा उठा लेती है ना। अब सुनना ध्यान से, मेरे शब्दों को सुनना ध्यान से। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब भी आप किसी भी कंपनी के शेयर में पैसा लगाओगे या लगाते हो, तो क्या आंखें बंद करके लगाते हो, बताओ जरा, क्या आंखें बंद करके लगाते हो, नहीं ना। तो ये सोच समझ के लगाओगे, 4 बार 5 बार लोगों से पूछ पाछ के लगाओगे, क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है रिस्क है, डूब गया तो हमारा पैसा भी डूब सकता है ना। चलिए अब मान लो फॉर एग्जाम्पल
कोई कंपनी आई, नई नई कंपनी आई, उसने बाजार में शेयर निकाले, उसने सोचा चलो बाजार से पैसा उठाते हैं, है ना, बाजार से पैसा उठाते हैं, उसने बाजार में शेयर में मार्केट में अपने कंपनीज ने क्या कर दिया, शेयर जारी कर दिए। सुनना ध्यान से, मान लो, ऐसी उदाहरण दे रहा हूँ, मान लो कंपनी ने सोचा कि हम बाजार से 10 लाख रुपए उठाएंगे और 10 लाख के शेयर निकाल दिए। अब आप मुझे ये बताओ, क्या जरूरी है कि उस कंपनी के जो सपना था 10 लाख रुपए बाजार से उठाने का वो सच हो? ये जरूरी है कंपनी को 10 लाख के 10 लाख उठ जाए बाजार से? भाई जरूरी तो नहीं है ना, जरूरी तो नहीं है। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, तीनों बातें हो सकती हैं। चलो, हम मान के चल रहे हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने 10 लाख के शेयर निकाले और कंपनी जब सारा प्रोसेस खत्म हुआ तो उसे मिले मात्र 6 लाख रुपए। मान लो कंपनी को 6 लाख रुपए मिले, मतलब 4 लाख रुपए की जरूरत पूरी नहीं हो पाई। तो एक तरीका तो यह है कि कंपनी दोबारा से शेयर निकाल दे, भाई कंपनी दोबारा शेयर निकाल दे। लेकिन वही बात है, भाई एक बात मन में भी तो आएगी कि सर हमारे 10 लाख के शेयर क्यों नहीं बिके? तो इसका मतलब ये है कि लोगों को आपके ऊपर विश्वास नहीं है भैया। अभी लोग आपके ऊपर आंखें बंद करके विश्वास नहीं कर पा रहे, लोगों को संदेह है, डाउट है, कहीं आपका पैसा, उनका पैसा डूब ना जाए, जब भी तो विश्वास नहीं कर रहे आपके ऊपर। अरे हाँ, है ना, अगर विश्वास होता तो पैसा लगा देते तुम्हारे शेयर में, सोचने वाली बात है। तो यानी कि मतलब क्या है, अगर कंपनी को लगता है कि बाजार से पैसा उठाना शेयर की सहायता से पूरा नहीं हो पा रहा और कंपनी को वास्तव में बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा वास्तव में पैसे की ज़रूरत है, तो अब इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? तो इस समस्या का समाधान करने के लिए कंपनी के पास एक दूसरा तरीका है। क्या? कंपनी के पास एक दूसरा तरीका है कि वो क्या लाएगी बाजार से? बाजार में ऋण पत्र लाएगी, डिबेंचर लाएगी। तो अगला इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? ऋण पत्र, डिबेंचर। तो ये भी बच्चों कंपनी के द्वारा जारी किए जाते हैं। ये भी कौन लाता है? कंपनी के द्वारा जारी किया जाता है। अब जरा ध्यान से समझना, थोड़ा समझने वाला है ये। अब देखो इसके नाम को ध्यान से देखोगे तो इसके नाम में एक बात लिखी है, ऋण पत्र। ऋण माने कर्जा और पत्र माने कागज का टुकड़ा ना। यानी कि बच्चों ये एक ऐसा कागज का, जो कागज का टुकड़ा है जिसको कंपनी बाजार में लाती है, जिसको कंपनी बाजार में लाती है, बेचती है। बेचती क्या है? बाजार में लाके बाजार से ऋण लेती है। ऋण माने क्या होता है? हाँ, मतलब ऐसा समझो, ये ऋण पत्र ऐसे होते हैं जैसे हम और आप बैंक में जाके कर्जा लेते हैं। भाई जैसे बैंक से कर्जा लेते हैं हम, तो पैसे की जरूरत होती है, कहीं से पूरी नहीं हो पाती, हम कहाँ जाते हैं? बैंक में जाते हैं उधार मांगने, लोन की तरह, है ना, लोन लेने जाते हैं। तो सेम यही है यहाँ पे भी, कि जब कंपनी की जरूरत पूरी नहीं हो पाती तो कंपनी क्या करती है? बाजार में कागज निकालती है और बाजार से लोन लेती है। अब जो पैसा देना चाहता है, जैसे मैं हूं, आप कोई भी है, तो उसमें पैसा लगाएगा। जो नहीं देना चाहता वो नहीं लगाएगा, खत्म कहानी। अब एक बात बताओ मुझे, जब आप बैंक से कर्जा लेते हो, ध्यान सुनना, जब आप बैंक से कर्जा लेते हो तो क्या बैंक वाले फ्री में कर्जा देते हैं तुमसे? क्या लेते हैं तुमसे बदले में? जल्दी बताओ। जब आप बैंक से कर्जा लेते हैं तो बदले में क्या देते हो उसके ऊपर? इंटरेस्ट देते हो, ब्याज देते हो। अरे हाँ, है ना। तो यानी कि यहाँ पे भी तो कंपनी ने कर्जा लिया है, बस अंतर इतना है कि बैंक की जगह पब्लिक से लिया है, जनता से लिया है। तो ये भी क्या देगी? ये भी इंटरेस्ट देती है। तो क्वेश्चन मिला, ऋण पत्र धारकों को कंपनी क्या प्रदान करेगी? इंटरेस्ट देगी, ब्याज देती है। और वहां पे क्या मिलता था? लाभांश मिलता था। अंतर आया समझ में? ये चीज है। पहला पॉइंट तो ये है, कंपनी द्वारा जारी किया जाता है। आइए दूसरा पॉइंट, कंपनी ऋण पत्र धारकों को, या डिबेंचर होल्डर भी कह सकते हो आप, भाई ऋण पत्र को जो खरीदता है उसे बोलते हैं ऋण पत्र धारक या डिबेंचर होल्डर। जैसे शेयर होल्डर होता है वैसे डिबेंचर होल्डर हो गया, है ना। धारकों को ब्याज प्रदान करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या देती है बच्चों? इंटरेस्ट। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि बताओ ऋण पत्र पर डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है? ऋण पत्र पर डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज प्रदान करती है। कंपनी ऋण पत्र धारक को ब्याज देती है। क्लियर?
चलो अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और जानो, आओ। जैसे मान लो, एक एग्जांपल मान लो एक कंपनी है, ये कोई कंपनी है, ध्यान सुनना। अब इसको पैसा चाहिए, इसने शेयर निकाले, पैसे नहीं मिले, तो इसने क्या करा, एक कागज का टुकड़ा निकाला। लो, ये कागज का टुकड़ा मान लिया, एक कागज का टुकड़ा निकाला, ये एक कागज का टुकड़ा है, और इसका नाम है ऋण पत्र, है ना। और इसने बोला, लो भैया हमसे ऋण पत्र ले लो, डिबेंचर ले लो, अब बदले में पैसा दे दो, बदले में पैसा ले लो। ठीक है भाई, कागज का टुकड़ा ही तो है, सारे कागज ही हैं, बिना कागज के तो कुछ होता है ना, तुम्हारी जिंदगी खुद कागजों में लिखी हुई है, और तुम्हें तो सरकारी कागज चाहिए, और क्या चाहिए। सरकारी नौकरी क्या है, सरकारी कागज ही तो है बेटा, और क्या है, सब कागज का खेल है भारत में। कागज है तो तुम हो, कागज नहीं तो तुम गए, खेल खत्म, फिनिश। आओ इधर। हाँ भाई, अब ध्यान सुनिए। अब ये हम और आप लोग की जनता है, मान लो किसी इंसान ने क्या करा, इसको खरीद लिया, ला भाई मुझे ला। ठीक है, तो जो खरीदेगा वो कहलाएगा ऋण पत्र धारक, डिबेंचर होल्डर। अब खरीदेगा तो बदले में पैसा भी तो देगा, ले भाई पैसा दे दिया कंपनी को पैसा मिला। तो देखो पैसा किसको मिला, कंपनी को, कंपनी की जरूरत पूरी हो गई, है ना, कंपनी की जरूरत पूरी हो गई, और इसको क्या मिला, ऋण पत्र मिला। अब क्या होगा भाई, कंपनी से बदले में क्या देगी, ये ब्याज देगी, ब्याज तो देना पड़ेगा, फ्री में थोड़ी देगा, पागल थोड़ी है वो, बदले में ब्याज देगी कंपनी, तो मैंने लिखा था ब्याज देती है ना। अब एक क्वेश्चन सुनो, अब कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि बताओ ऋण पत्र के मामले में कौन होता है लेनदार और कौन होता है देनदार। अब आएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेनदार कौन, देनदार कौन। तो अब मेरे शब्दों को सुनना ध्यान से, ये जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ लेनदार देनदार का, इस टॉपिक के बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, उसमें भी आएगा सेम कॉन्सेप्ट, तो अभी समझ लो, अभी समझ लो, हाथों हाथ निपट जाएगा मामला। याद रखना, जो पैसे लेता है, जो पैसे लेता है उसे बोलते हैं देनदार। हाँ, जो पैसे लेता है, पैसा लेने वाला, अरे सॉरी, जो पैसे लेता है उसे बोलते हैं देनदार, हाँ लेने वाला देनदार। ठीक है, याद रखना, पैसा कौन ले रही है, कंपनी, सही तो बोला था मैंने, तो ये है देनदार, उल्टा है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट उल्टा है, याद रखना। जो पैसे लेगा, जो पैसे लेगा वो देनदार, उल्टा नाम है, उल्टा नाम है ये, समझ में आया, क्लियर। जल्दी बताओ सारे बच्चे आए ना। जो पैसे लेगा, लेने वाला देनदार, और जो देगा वो लेनदार, ये उल्टे नाम है, जब भी तो मरता है बच्चा पेपर में जाके। और जो पैसे देगा, भाई पैसा देने वाला ये है, देखो पैसा दे रहा है कौन, ऋण पत्र, तो ये है लेनदार। तो हमेशा याद रखना, ये उल्टे हैं नाम, ये उल्टे नाम है, देने वाला लेनदार और लेने वाला देनदार। ठीक है, उल्टे हैं, लगता है वास्तव में सीधे नाम है, अंग्रेजी में सीधे हैं। यहां पे होता है डेटर, भाई कर्जा लिया ना इसने, तो कर्जा लेने वाला डेटर, डेट माने कर्जा होता है, इसने दिया है तो एक क्रेडिटर। इंग्लिश में सीधे हो जाते हैं, हिंदी में थोड़े उल्टे पड़ते हैं, तो मैंने दोनों बता दिए। तो पेपर में क्वेश्चन ये पूछता है कि डिबेंचर में, ऋण पत्र में कौन है लेनदार और कौन है देनदार। देखो अब आप याद रखेंगे, ऋण पत्र में कौन होगा, जल्दी बताओ, क्रेडिटर कौन होगा, डेटर कौन होगा। देखो क्रेडिटर हिंदी में भी लिख रहा हूँ, इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, जिससे तुम्हारे दोनों दुख खत्म हो जाए। क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन होगा, देने वाला, है ना, पैसा देने वाला, पैसा देने वाला वो लेनदार, उल्टा करो, पैसा देने वाला कौन होता है, क्रेडिटर होता है, यानी कि लेनदार कौन होगा, ऋण पत्र धारक, होल्डर, ऋण पत्र धारक, ऋण पत्र धारक या डिबेंचर होल्डर। तो जो पैसा देगा वो होगा लेनदार, और जो पैसा लेगा, ले कौन रहा है, डेटर, कंपनी। एक पैसा कौन ले रहा है, उल्टा नाम है बेटा, ये पीछे पड़ जाएंगे तुम्हारे, अब आज से पीछे पड़ गए, अगले टॉपिक में भी खून चूसेंगे तुम्हारा, अभी समझ लो, इसलिए कंपनी। तो पैसा कौन ले रही है, पैसा कंपनी ले रही है, उल्टे हैं ये, क्लियर है। जल्दी बोलो सारे बच्चे हाँ या ना। इनके नाम थोड़े उल्टे हैं, उल्टे होते नहीं है, तुम्हें उल्टे लगते हैं, हिंदी में उल्टी हो जाती हैं चीजें, है तो सीधे लेकिन नाम थोड़े उल्टे हैं, ये तो दुखी करते हैं पेपर में। जब ये क्वेश्चन आता है तो बच्चा उल्टा ही करके आता है, वो क्या सोचता है, लेनदार लेने वाला और देनदार देने वाला, बस हो गया खेल खत्म तुम्हारा, यही तुम्हारा खेला खत्म।
क्लियर है? जल्दी बोलो हाँ है ना। हिंदी में कर रहे हो, पढ़ते हो, हिंदी में पेपर देते हो तो ध्यान रखना उल्टा है मामला। एक बार तो पेपर में ये पूछा था, एक पेपर में बताओ लेनदार किसे कहते हैं। खेल खत्म, क्वेश्चन ये था लेनदार से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन पैसा देने वाला, पैसा लेने वाला, एक और लिख दिया तो बच्चे उल्टा कर दिए। अरे इतना आसान क्वेश्चन, लेनदार पैसा लेने वाला, हो गया ले खत्म। तो खत्म होते ही तुम्हारा खेल खत्म, क्योंकि तुमने आंसर गलत लगा दिया। ठीक है, तो उल्टा कर दिया ना, उल्टा करना है। लेनदार पूछेगा तो लेने वाला नहीं, देने वाला, और देनदार पूछेगा तो देने वाला नहीं, लेने वाला। हाँ समझ गए? जब बोलूंगा लेफ्ट मुड़ना है, अरे लेफ्ट नहीं भाई राइट मुड़ना है ऐसे है। राइट मुड़ना है बोलूंगा तो अरे राइट नहीं भाई लेफ्ट मुड़ना है, ऐसे करना है। उल्टे कर दे, आसान है, एक बार पढ़ लोगे तो गलती नहीं होगी कभी भी जीवन में, है ना भाई। एक बात दिमाग में लिखो, उल्टा करना है हिंदी वाला हिंदी में। और डेटर क्रेडिटर करोगे तो आसान पड़ेगा। डेटर क्यों पड़ेगा? क्यों? डेट माने कर्जा, भाई डेट माने कर्जा होता है, सही बात है। और कर्जा किसने खाया? भाई कंपनी ने खाया। भाई कंपनी उधार लिया नहीं लिया, तो कंपनी कर्जदार हो गई, डेटर हो गई। क्लियर है? आगे बात समझ में? और जो पैसा दे रहा है वो क्रेडिटर है, पैसा देने वाला ये है ना। तो इसने दिया तो ये उधार करता, वो है उधार देने वाला है। हाँ तो थोड़ा सा आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, जो हिंदी वाले बच्चे जो हिंदी में जो है गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए मैंने गलती को सुधारने के लिए फोकस करा, इस पे ध्यान देना। और यही सेम कॉन्सेप्ट अभी आएगा इन्फ्लेशन के टॉपिक में। जब इन्फ्लेशन टॉपिक पढ़ाऊंगा सेम पूरा कॉन्सेप्ट यही आने वाला है, लेनदार देनदार का, वहां पे भी यही आएगा। फिर मैं तुमसे पूछूंगा उस दिन, बता बेटा इस बार लेनदार कौन होगा देनदार कौन होगा, तुमसे पूछूंगा, याद रखना ये बात, ठीक है? तो तैयार है ना? चलो तो ये बताओ पहले मुझे, ये दोनों बातें समझ में आ गई? शेयर क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, दोनों पॉइंट क्लियर है? जल्दी बोलिए हाँ या ना, एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दो। क्या इतनी बात आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो गई है? हो इस टीवी के बारे में, शेयर के बारे में, लेनदार देनदार, ये सारी कहानी समझ में आ गई? देखो यहाँ पे भी लिखी है वैसे ये बातें, है ना। थोड़ा सा मैंने और अच्छे से आपको समझा दिया बढ़िया तरीके से, है ना। चलो बहुत बढ़िया। अभी इस मार्केट में कुछ और टर्मोलॉजी है, जैसे देखो ये एक शब्दावली बहुत फेमस होती है आईपीओ, कई बार आपने सुना होगा बेटा, रोजाना अखबार में आता रहता है, इस कंपनी का आईपीओ आया, उस कंपनी ने आईपीओ निकाला। तो क्या है आईपीओ? चलो ये भी जान लो, थोड़ा सा बताते हैं, इसको भी समझ लो, हाथ हाथ पढ़ के निपटाओ इसे भी। आईपीओ की फुल फॉर्म आपको रटी होनी चाहिए। जैसे कि अभी हाल ही में एक बच्चे ने कमेंट में लिखा था, एक कंपनी का नाम लिख के कि अभी सर उसका आईपीओ आया था। बिल्कुल, आईपीओ का मतलब क्या होता है? जब कोई कंपनी पहली बार बाजार में शेयर लाती है तो उसे बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। याद कर लो इसका नाम, पेपर में ऐसे नाम पूछ लेगा, फुल फॉर्म बता, खेल खत्म। पहली बार बाजार में कंपनी के द्वारा शेयर को लेके आना ही आईपीओ कहलाता है। और इसका एक भैया और है, एफपीओ। जब कोई कंपनी, ध्यान सुनना, जैसे आज कोई पहली कंपनी बात आई, पहली बार कंपनी आई, आज कोई कंपनी आई जिसने पहली बार शेयर निकाले, तो वो आईपीओ है। लेकिन ये वो बताओ, बाद में भी तो शेयर ला सकती है। आईपीओ के बाद अगर वो शेयर लाती है, चाहे पहली बार, दूसरी बार, 10वीं बार, 50वीं बार, 100वीं बार, तो उसे बोलते हैं एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। इंग्लिश में याद करेंगे, फुल फॉर्म याद रखना, इंग्लिश में ही फुल फॉर्म याद करेंगे, हिंदी के चक्कर में मत पढ़ना कि वहां पे ढूंढो सार्वजनिक आरंभिक पेशकश, कुछ नहीं मिलेगा। ये इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी में भी सेम मिलेगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मिलेगा, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। तो पहली बार शेयर आईपीओ और उसके बाद शेयर एफपीओ। क्लियर है? आगे बात समझ में? चलो आज इतना रहने दो, हाथों हाथ ये बता दिया मैंने, कुछ और बातें हैं वो मैं कल बताऊंगा। अभी शेयर मार्केट में कुछ और चीजें बची हैं, उसको हम कल पढ़ते हैं। इसको आप रिवीजन करके आइएगा, मिलते हैं फिर कल, है ना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।